वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी के एक और शानदार टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आइए अपने पॉलिटी के मोस्ट एक्सपेक्टेड सवालों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। सेक्शन वाइज टेस्ट है ये, ठीक है। इससे पहले के नहीं देखें उसको भी देख लीजिए। कह रहा है उच्च न्यायालय से संबंधित प्रमुख अनुच्छेदों के संबंध में सही विकल्प बताना है भाई कि हाई कोर्ट से रिलेटेड इसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं सही। जैसे कह रहा है 215 आर्टिकल और 214, 219, 231 कौन सा सही मैच कर रहा है। 215 उच्च न्यायालय के गठन की बात कर रहा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद पर नियुक्ति और उनकी शर्तों की बात कर रहा है। अनुच्छेद 219 राष्ट्रपति द्वारा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश यानी एक्टिंग चीफ जस्टिस, और 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय यानी कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हाई कोर्ट का, तो यहाँ पे सही सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी सही होगा क्योंकि उच्च न्यायालयों के गठन की बात करें तो वो अनुच्छेद 216 में है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट ये 216 में दिया हुआ है। 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना यानी हाई कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। 215 में क्या है, हाई कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ऐसे ही 214 की अगर बात करें हम लोग तो 214 में हाई कोर्ट फॉर द स्टेट है ना, किसी भी राज्य के लिए उच्च न्यायालय की बात करता है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, ठीक है। तो इसको याद रखना। और वहीं एक्टिंग चीफ जस्टिस जो पूछ ले अगर हाई कोर्ट का, ये किस में है भाई, है ना, मतलब जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोला जाएगा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। ये अगर आपसे पूछेगा तो आप बताओगे 223 आर्टिकल में, है ना। किस में आर्टिकल 223 में। चलो अगला देख लेते हैं। और दोस्तों आपके लिए हमने एक चीज़ कर दी है, ये मतलब यूपी पीसीएस का ज्ञान सर बैच आ गया है प्रैक्टिस के लिए आपकी 99 रुपीज़ का सिर्फ, और ये ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे ही मिलेगा। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, कूपन कोड लगा लेना, ज्ञान सर डिस्काउंट 99 का पड़ जाएगा। जिसके पास आईफोन है वो www.gyansaraeducation.com टाइप करना, वेबसाइट पे जाके डाउनलोड हो जाएगा। वैसे आईफोन वालों को 99 का कोर्स लेने में थोड़ा शर्म करनी चाहिए, उनको 1000 रुपये देने चाहिए। चले खैर, आप देखिए बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, 10 वर्षों के PYQ मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज, लाइव रैंकिंग के साथ अपना प्रैक्टिस करिए कि आप कितने रैंक ला पा रहे हो, उसमें अपनी रैंकिंग देखिए। 20 टेस्ट की प्रैक्टिस होगी, 6 फुल लेंथ, 5 यूपी जीके, उसमें करंट अफेयर, बजट सर्वे, 9 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी होंगे। टोटल करंट अफेयर्स मिलेगा मंथ वाइज आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की भी प्रैक्टिस मिलेगी, अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलेंगे, वो भी लाइव रैंकिंग के साथ। तो जाइए, इससे मतलब अच्छा कुछ हो नहीं सकता जो SCS दे रहा है इतने रुपए में। और आप जानते हैं SCS एक ब्रांड है यूपी में PCS के लिए, ये आप लोग बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे, तो स्पेशली ज्ञान सर ने इसको करा है। चलिए दूसरा देखते हैं, राज्य लोक, हाँ आपका अब इसमें थोड़ा वो बनता है, आप इसको शेयर कराइए काफ़ी, है ना। राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में सही बताना है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। ध्यान से इनको पढ़िए और कौन सा सही है ये बताइए। सबसे पहले कह रहा है संविधान में जो लोक सेवा आयोग है राज्य का, उसमें निश्चित करा गया कि एक अध्यक्ष होगा और 7 अदर सदस्य होंगे। इस आयोग में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा होती है। संविधान ने राज्यपाल को अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार भी दिया है। और इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्य पदभार ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष तक अपने टेन्योर जो इनका 6 वर्ष या 62 वर्ष, कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पे 2, 3, 4 सिर्फ सही है ना। 2, 3, 4 पहला गलत हो जाएगा, है ना, फिक्स नहीं है कितने मेंबर, सिर्फ चेयरमैन और अदर मेंबर जिनको गवर्नर अपॉइंट करेगा, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। GST से संबंधित सवाल है आपका, कौन सा यहाँ पे सही होगा, आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है, सही क्रम में लगाना है, सही का चयन करना है। कह रहा है कि 2016 का जो 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके तहत हमने वस्तु और सेवा कर प्रणाली यानी GST लाए थे, और इसमें अमेंडमेंट करके हमने एक नया आर्टिकल जोड़ा था 279 है। और दिस आर्टिकल एम्पावर द प्रेसिडेंट टू इस्टेब्लिश GST काउंसिल, राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वो GST काउंसिल बना सकता है। और इसके मुताबिक राष्ट्रपति ने 2016 में अपने आदेश से वस्तु एवं सेवा कर परिषद की स्थापना भी की, GST काउंसिल की। और इसका जो सचिव होता है वो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, यानी जो एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होता है GST काउंसिल का, वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही होगा, 5वां गलत हो जाएगा, है ना। क्योंकि एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी की बात करें तो वो सेंट्रल रेवेन्यू सेक्रेटरी होता है या केंद्रीय राजस्व सचिव होता है वो, है ना। तो सिर्फ 1, 2, 3, 4 सही है। चौथे पे आ जाओ, ध्यान से पढ़ो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए टेस्ट ये ऐसे हैं कि आपका पूरी पॉलिटी का रिवीजन हो जाएगा, ये नहीं सिर्फ खाना पूर्ति की जाए, है ना। अगर आप ध्यान से इसको कर ले जाएंगे तो आप देखेंगे पूरी पॉलिटी का रिवीजन 100 क्वेश्चनों से हो जाएगा, क्योंकि ये 100 नहीं 500 400 सवाल है, स्टेटमेंट में है। तो इसमें सबसे पहले देखो, कह रहा है अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की वर्तमान प्रक्रिया के संबंध में कौन सा सही है भाई, है ना। जो हम शेड्यूल ट्राइब का अगर स्टेटस देना है
तो क्या क्या शर्तें होनी चाहिए बताओ। सबसे पहले, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सिफारिश राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासक द्वारा ही होगी। और यह प्रस्ताव केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय यानी जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब उसके द्वारा अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जो आयोग है यानी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अप्रूव करेगा और भेजेगा प्रपोजल कौन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। और भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय से भी अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है भाई। और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय को संबंधित एसटी ऑर्डर है उसमें संशोधन के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक विधेयक पेश करना पड़ता है। और अंत में राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 348 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके एक समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने की अधिसूचना जारी कर देता है। तो ध्यान से फिर से चाहे तो वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से पढ़िए, अपना तर्क लगाइए और उत्तर दीजिए, क्योंकि मैं आंसर अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे 1 2 3 सिर्फ सही है, चौथा पांचवा गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए विधेयक हमेशा जो है संशोधन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में नहीं संसद में आता है भाई, तो ये गलत हो गया है ना। और दूसरा ये जो है अनुच्छेद 342 में दिया हुआ है, ठीक है 342 में। चलो अगला देख लेते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा। सबसे पहले इस आयोग की जो स्थापना है 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018 से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। और इस आयोग की स्थापना के लिए संविधान में संशोधन अधिनियम के तहत एक नया अनुच्छेद 334B का प्रावधान किया। इसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। इस आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मोहर से की जाती है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, तो देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान है, 1 3 4 सही है, सिर्फ दूसरा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें आर्टिकल 334 भी नहीं 338 भी डाला गया है ना। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास आर्टिकल 338 भी संवैधानिक दर्जा मिला 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018 से। अब इसमें क्या होता है, एक चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन, 3 अदर मेंबर, 5 लोग हो गए। और इनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। तो देखो पूरा आपका जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास चैप्टर है क्वेश्चन के थ्रू ही रिवाइज हो गया। ये फायदा होता है SCS की टेस्ट सीरीज और अदर टेस्ट सीरीज में, इसलिए SCS की टेस्ट सीरीज को जरूर लगाओ। अनलिमिटेड टेस्ट अगर और चाहिए जो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ऐप में भी मिल जाएगी, नंबर पे कॉन्टैक्ट करके। तो प्रैक्टिस बैच कोई ज्वाइन कर लो, उसी में आपकी बहुत शानदार प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। करेक्ट बताना है, ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को पॉज चाहे तो कर लीजिए और ध्यान से पहले स्टेटमेंट को पढ़िए, तभी आप चीज़ें कर पाएंगे। देखिए कंसिस्टेंट रहेंगे, अपने आलस से बचेंगे। आलस में बहुत मज़ा आता है सबको, लेट के रीलें देखना, नाचते देखना, गाने देखना, फर्जी की चीज़ें देखने में बहुत मज़ा आएगा। पर वही पढ़ने को कहे तो मौत आएगी, है ना। होगा क्योंकि ये मन ऐसा है, मन चाहेगा ही नहीं कि आप कुछ बनो, मन चाहेगा लोपड़ी करो, फिर तुम्हें ताने सुनवाएगा, गालियाँ सुनवाएगा लोगों से। इसलिए अपने मन पे काबू रख के कंसिस्टेंट होकर आप पढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे बहुत ही कम समय में आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी। हाँ, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कह रहा भाषाई अल्पसंख्यक समूहों वर्गों के लिए नियुक्त विशेष अधिकारी यानी चूज द करेक्ट विथ ऑप्शन रिगार्डिंग टू स्पेशल ऑफिसर अपॉइंटेड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। सबसे पहले कह रहा है ओरिजिनली यानी मूल रूप से कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं था स्पेशल की भाषा से संबंधित, है ना, यानी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए कोई भी विशेष अधिकारी इसके संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना उसमें इसमें सिफारिश की गई। दूसरा, 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 350B को संविधान के भाग 17 में जोड़ा गया। किसको, 350B को 1956 में 7वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से भाग 17 में। और 350B में ही स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, यानी भाषाई अल्पसंख्यक समूह के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और संविधान 350B के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी का कार्यालय 1959 में स्थापित किया गया। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न, पूरा रिवीजन हो गया आपका। यहाँ पे देखिए ये गलत है सिर्फ, इसके लिए इस ऑफिस का निर्माण 1957 में करा गया था, बाकी ये सही है। 350B में है, 7वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आया, भाग 17 में है ना। बाकी 1 2 3 सही है, 4 गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, इसमें मिलान करना है आपको, कौन सा सही होगा, मैचिंग कर लीजिए। सबसे पहले कह रहा है कि 243C, D, E और 243K, है ना, यहाँ K कर लो। 243C किससे संबंधित है भाई, कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत यानी पंचायतों की संरचना से। 243D किससे संबंधित है, रिजर्वेशन देने से, है ना, यानी आरक्षण देने से। 243E की बात करें तो ये टेन्योर की बात करता है, और K की बात करें तो ये इलेक्शन की बात करता है पंचायतों के, यानी ऑप्शन B सही हो जाएगा, ठीक है। और ये आर्टिकल भी याद रखना महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़ना है, सही बताना है आपको। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के बारे में कौन सा सही है। तो वीडियो को पॉज करके चाहे तो एक बार अच्छे से स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, ठीक है। सबसे पहले कह रहा है बलवंत राय मेहता जो कमेटी थी इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज यानी 3 टायर सिस्टम बताया, फॉलो करिए। ग्राम पंचायतों के गठन को अप्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाना चाहिए, यानी
इनडायरेक्ट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को बताया। योजना एवं विकास का कार्य पंचायतों को सौंपा जाए। प्लानिंग और डेवलपमेंट जो है वो पंचायतों को दिया जाए। पंचायतों को शक्तियों के जो ट्रांसफ़र है, हस्तांतरण, उसको साकार करने के लिए उचित प्रणाली लागू होनी चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा सही है भाई, ध्यान से पढ़िए। बहुत ही आसान था, देखिए इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट इलेक्शन बोला था। 1 3 4 5 सिर्फ सही है, 2 गलत हो जाएगा, है ना। सीधा निर्वाचन है ना, देखो अभी भी सीधा निर्वाचन है। और बलवंतराय मेहता कमेटी बनी कब, 1957 में। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, इसको भी ध्यान से पढ़ना है आपको, सही बताना है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन यानी फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता है। नगर पालिका चुनाव का जो निर्देशन, नियंत्रण और प्रबंधन है उससे संबंधित अधिकारी राज्य चुनाव आयोग होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। और टेन्योर जो है म्यूनसिपैलिटीज यानी नगर पालिकाओं को वो 5 साल है, पर इससे पहले भी समाप्त किया जा सकता है। राज्य विधानमंडल नगर पालिकाओं से संबंधित मामलों पर प्रावधान कर सकता है, यानी स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक प्रोविजन ऑन मैटर रिलेटिंग टू म्यूनसिपैलिटीज। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे सही 4 हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब अगले में देखिए सही बताना, और इसमें मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूँ, बहुत लोग इस सवाल को गलत करेंगे और कमेंट में बहस भी करेंगे, क्योंकि उन लोगों को सोर्सेज का ज़्यादा जानकारी नहीं होगी ना। चलो पहले ये कह रहा है 73 संविधान संशोधन जो आया, इसका अनुपालन करने वाला पहला राज्य एमपी था। और 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज को भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया, और 24 अप्रैल को हर वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा बताइए। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे 4 सही होंगे तो आप लोग बहुत बहस भी करेंगे। देखिए 1992 आपको कई जगह ये मिलेगा, पर वो भी सही है, पर अगर 1993 भी देगा तो वो भी आपको सही मानना है, क्योंकि लागू तो तभी हुआ भाई, है ना। और पंचायती राज 11 शेड्यूल में ऐड करा गया 24 अप्रैल 1993 को। कई जगह आपको 1992 भी मिल जाएगा, है ना, पर वो लागू कब हुआ वो सही है, 24 अप्रैल, ठीक है। तो ये 4 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसमें कन्फ्यूजन ना हो। चलिए अगला देख लेते हैं। अब इसमें पूछ रहा है सही बताना है कौन सा है, ठीक है। ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए एक बार। 74 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 1 जून 1993 को लागू हुआ है, ठीक, 1 जून 1993 को। और 74 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने भारत में संविधान में एक नया भाग 9 ने पेश किया था, और भाग 9A नगर पालिकाओं से संबंधित मुद्दों से संबंधित था। 74 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो यहाँ पे सही अगर देखेंगे कौन सा सही है, 4 स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न, फिर इसमें आपको सही बताना होगा कौन सा यहाँ पे सही है। ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़िएगा एक बार। पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यानी संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की पहली स्पष्ट सिफारिश 1987 में लक्ष्मी मल सिंघवी समिति द्वारा करी गई थी, यानी LM सिंघवी कमेटी ने करी थी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की। राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने 1986 में लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र विकसित करने के लिए समिति बनाई थी, और LM सिंघवी का कमेटी जो है, इस समिति का गठन LM सिंघवी की अध्यक्षता में हुई थी। और बस ये 3 स्टेटमेंट है, इनमें आपको सही बताना है कौन सा है। तो आसान है, देखिए 2 और 3 सही है, पहला गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि LM सिंघवी कमेटी ने तो करी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की सबसे पहले, पर 1987 में नहीं, 1986 में करी, 1986 में करी थी, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलो अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें भी आपको सही बताना है, 5 स्टेटमेंट है, ध्यान से इनको पढ़ना होगा। थोड़ा सा आपको ब्रॉड लगेंगी, पर वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़िए। किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 साल चाहिए। नगर पालिका के सभी सदस्य सीधे उस क्षेत्र के मतदाता द्वारा चुने जाते हैं। और 243(3) यानी 243D सब क्लॉज 3, इसके अंदर पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया जाता है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, और 11वीं अनुसूची में 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। तो कौन सा यहाँ पे सही होगा, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही बढ़िया पूरे पंचायत का रिवीजन हो गया आपका। 5 स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको सही बताना है कौन सा सही होगा। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया, यानी हिंदी को अडॉप्ट कब करा हमने ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे, 14 सितंबर 1949 को। और अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राष्ट्रपति को राजभाषा के संबंध में एक आयोग गठित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राजभाषा पर 20 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे आपका पहला और दूसरा सही है, ठीक है, तीसरा गलत हो जाएगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि इसमें 20 मेंबर नहीं 30 मेंबर की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने का प्रावधान 344 क्लॉज 4 में करा गया है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन 15 इसमें भी सही बताना। भारतीय दंड संहिता 1860 में प्रस्तावित संशोधन विधेयक से संबंधित धाराओं के संबंध में सही विकल्प, यानी चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेशन टू द रिलेटेड प्रपोज बिल टू अमेंड IPC 1860। तो अब हालांकि ये IPC तो हट ही गया बीएनएस, तो अब आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 पे अनुच्छेद 56, 58, 60 और 61 के बारे में दिया हुआ है। मिलान करना होगा आपको कौन सा सही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 56 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 56 में क्या दिया हुआ है, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की पदावधि दी हुई है। अनुच्छेद 58 की अगर बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए क्या क्या अहर्ताएँ चाहिए, ये दिया हुआ है। 60 में वो शपथ लेगा, ये दिया हुआ है। 61 में उसमें महाभियोग चलाया जा सकता है, ये दिया, यानी सी हो जाएगा ऑप्शन। चलिए अगले नंबर पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 17 इसमें आपको इनकरेक्ट पहचानना होगा, गलत कौन सा है। कह रहा है सिटीजनशिप जो है भाग 2 में है और पार्ट 2 5 से 11। सिंगल सिटीजनशिप हमने ब्रिटेन से ली है। फंडामेंटल राइट कह रहा है भाग 4A में दिया है 12 से 35 में, और फंडामेंटल राइट जो हमने अमेरिका से लिए हैं। तो बहुत ही आसान है। फंडामेंटल राइट पार्ट 4A में नहीं है, फंडामेंटल राइट हमें पार्ट 3 में दिया हुआ है। 4A में क्या दिया हुआ है, 4A में फंडामेंटल ड्यूटी दी है, ठीक है। और आर्टिकल 12 से 35 में दिया है फंडामेंटल राइट, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो यहाँ 4 होना चाहिए, ये गलत है। क्वेश्चन 18 अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है। अरुणाचल प्रदेश के लिए जो स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, तो इसको दिया गया है अरुणाचल प्रदेश को 371H में, ठीक है। 371H में याद रखिएगा। और 371 अगर ई की बात करें तो ये बात करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश। जी की बात करें, जी से आपका मिज़ोरम, इसमें मिज़ोरम दिया हुआ है स्पेशल। और 371 आई की अगर बात करें तो स्पेशल प्रोविजन दिए हैं गोवा से रिलेटेड, ठीक है। ये वाले आर्टिकल 10 हैं, जरूर देख लेना, इससे सवाल बन सकता है। अगले में देख लो, आपको सही बताना है कौन सा सही होगा। 1950 में संयुक्त प्रांत से पृथक करके उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ है। बॉम्बे राज्य महाराष्ट्र से अलग हुआ 1960 में। मेघालय स्टेट बना है असम से अलग होकर 1972 को। आंध्र प्रदेश अलग होकर बना है मद्रास से 1953 को, 1953। यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो स्टेट की फॉर्मेशन भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ये चारों हालांकि ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 20 में इनकरेक्ट की पहचान करनी है, यहाँ पे गलत कौन सा है ये आपको पहचानना है। कह रहा है आर्टिकल 324 के बारे में, इसके अंतर्गत निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग करेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि इलेक्शन कमीशन सब कंट्रोल करता है। नेशनल वोटर डे 22 जनवरी को मनाते हैं। और वोटिंग राइट एंड द राइट टू बी इलेक्टेड आर प्रोवाइडेड अंडर RPA एक्ट, यानी भारत में मतदान का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में दिया है। तो साफ साफ गलत पूछ रहा है, तो बहुत ही आसानी से आप बता दोगे कि सर दूसरा गलत है। नेशनल वोटर डे मुझे पता है कब मनाया जाता है, तो बता दो कमेंट बॉक्स में अगर पता है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। 25 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। नेशनल वोटर डे कब मनाते हैं हम लोग, 25 जनवरी को मनाते हैं, तो 2 गलत है। चलिए अगला देख लेते हैं, इसमें भी आपको सही की पहचान करनी है। आर्टिकल 44, 51 है, 14, 17, 21 के बारे में है, ठीक है। ध्यान से देखिए कौन सा सही होगा, ये आपको पहचानना है। सबसे पहले 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहा है, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। 51 में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी। 14 में कानून के समक्ष समानता यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ। 17 में अस्पृश्यता कांड यानी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 21 राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन यानी प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। देखिए यहाँ पे आपको पता होगा 21 में जीने का अधिकार दिया हुआ, राइट टू लाइफ दिया, ये सभी को याद होगा। एलिमेंट्री एजुकेशन वाला सिस्टम 21 में दिया गया है, तो ये गलत है। बाकी चारों सही हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। 22 देख लो, इसमें आपको गलत की पहचान करनी, कौन सा गलत है। अनुच्छेद 167 के बारे में कह रहा है, अनुच्छेद 167 167 के तहत राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में, यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की जो बैठक होती है उसमें मुख्यमंत्री की भागीदारी संवैधानिक कर्तव्य नहीं बल्कि प्रशासनिक कर्तव्य है। यानी आसान शब्दों में कहें तो अगर वो बैठ रहा है वहाँ पे या नहीं बैठ रहा है, ये उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी नहीं होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी है। केंद्र के साथ साथ राज्यों के वित्तीय खातों को नियंत्रित करके कार्य करना भी ये कैग का काम है। गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ कॉमन सिविल कोड यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। कौन सा गलत है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। अब 23 में आपको सही पूछ रहा है भाई, कौन सा सही होगा। लोकसभा और स्टेट असेंबलीज कैन बी डिसॉल्व बट कैन नॉट बी अबॉलिश, यानी लोकसभा और राज्यों की विधानसभा को भंग तो किया जा सकता है लेकिन समाप्त नहीं। राज्यसभा को ना तो भंग किया जा सकता है और ना ही समाप्त। हालांकि राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 169 के अंतर्गत उन्हें संसद द्वारा समाप्त किया जा सकता है। धन विधेयकों को विधान परिषदों को 3 महीने की
अवधि के भीतर लौटाना होता है, यानी मनी बिल हैव टू बी रिटर्न टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ, है ना। मनी बिल को क्या करना पड़ता है, 3 महीने के अंदर रिटर्न करना पड़ता है, कह रहा है। तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा, पकड़ लोगे कि अरे सर ऐसा कहाँ होता है 14 दिन के अंतर्गत, जैसा कि मैं बोलने जा रहा था। जब चीज़ें रटी होती हैं ज़बान पे एकदम, तो वो अपने आप निकलती चली जाती है। 1 2 3 सही है सर। क्वेश्चन नंबर 24 देख ले। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को कुल कितने दिन या महीने तक रोक सकता है। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, जो कि भारत में सिर्फ 6 जगह लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो मैक्सिमम कितने टाइम तक किसी भी ऑर्डिनरी बिल को रोक सकता है, ये आपको बताना है। तो मैक्सिमम कब तक रोक सकता है, तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन 3 और 4 महीने में लग रही है। देखो पहली बार अगर आएगा तो मैक्सिमम 3 महीने अगर साधारण बिल है, और फिर दोबारा आया तो मैक्सिमम 1 महीने, यानी मैक्सिमम 4 महीने तक ही रोक सकता है। ठीक है, मैक्सिमम 4 महीने तक, उससे ज़्यादा नहीं। चलो 25 देख लेते हैं। इसमें आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे सही होगा। कह रहा मुख्यमंत्री का वेतन भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा तय होते हैं। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता और वे राज्यपाल के जो प्रसाद पर्यंत यानी प्लेजर ऑफ गवर्नर पे काम करता है। और संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को विधानमंडल के दोनों सदनों में से एक का सदस्य होना अनिवार्य है। और एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य ही नहीं है, उसे 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। बहुत ही आसान है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो कर ले जाएंगे। आपको देखिए मुझे पता है चारों स्टेटमेंट सही। आपको ये दूसरा वाला गलत लग रहा होगा कि टेन्योर ऑफ सीएम इज नॉट फिक्स एंड ही रिमेन इन ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। आप सोचोगे नहीं, इस मुख्यमंत्री जो बन गया वो तो 5 साल फिक्स रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्लेजर ऑफ गवर्नर का मतलब यहाँ हुआ गवर्नर जब चाहे उसको हटा सकता है। क्या हटा सकता है, पर उसको क्या कहेगा, मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ेगी, मेजोरिटी है ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। इस तरह से कभी एग्जाम में फंसा भी देता है, तो ये चीज़ें याद रखना आप। ठीक है, सीएम पीएम का टेन्योर फिक्स नहीं होता है भाई, वो कैग या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस थोड़ी है, याद रखना है इसको। तो चारों सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। इसमें कह रहा है संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को है भाई, इंटरप्रेट करने का कॉन्स्टिट्यूशन को। और जनहित याचिका शब्द की उत्पत्ति फ्रांस में हुई है, PIL की। और जो सर्वोच्च न्यायालय है, संसद को सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार बढ़ाने का भी अधिकार है, यानी पार्लियामेंट हैज़ राइट टू इंक्रीज ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका बहुत ही आसान पहला और तीसरा सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि PIL तो अमेरिका से आया है ना, अमेरिका का कॉन्सेप्ट है ना कि फ्रांस का। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। इसमें भी आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 132 से 136 में अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन का। 127 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सत्र के लिए न्यायाधीशों को कोरम पूरा करने के लिए तदर्थ न्यायाधीश यानी एडहॉक जजेस, जिसको टेम्परेरी जजेस कहते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उपराष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। कौन सा सही होगा यहाँ पे, आसान है प्रश्न। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का यहाँ कोई रोल नहीं है ना। प्रेसिडेंट होता तो ठीक हो जाता, सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है अगर टेम्परेरी मतलब कोरम नहीं है, मतलब जजेस जितने चाहिए उतने नहीं है, तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उसकी नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। कह रहे हैं 2G स्पेक्ट्रम के घोटाले की जांच के लिए 2011 में 30 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता जो थी PC चाकू ने की थी। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट किस तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी थी, ये बताना है आपको, क्योंकि बहुत न्यूज़ में भी चल रहा है इस टाइम ना, 2G स्पेक्ट्रम स्कैंडल का नाम बार बार आ रहा है। तो ये करी थी मीरा कुमार को। ठीक है, मीरा कुमार को, क्योंकि आपको अगर पता हो इसके लिए 2011 में आई, तब यही थी स्पीकर। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, इसमें आपको सही बताना है। कह रहा है संसद का जो भाग 5 है, पार्ट 5, इसमें अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, क्षेत्राधिकार वगैरह दिए। राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी के दौरान संसद को राज्य सूची में उल्लेखित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। और संसद के दोनों सदनों से मंजूरी के बाद 6 महीने तक आपातकाल जारी रहता है, और इसे हर 6 महीने में संसद की मंजूरी से आगे जारी भी रखा जा सकता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आप पाएंगे तीनों स्टेटमेंट सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 को ध्यान से पढ़िएगा। सही विकल्प का चयन करना है। अशोक मेहता समिति जो बनी थी 1977 में, उसकी रिकमेंडेशन है। सबसे पहले कह रहा है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए, ये इसने रिकमेंडेशन दी। विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु जिला होना चाहिए, यानी जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसकी शुरुआत डिस्ट्रिक्ट से होनी चाहिए। जिला परिषद को पंचायती राज की कार्यकारी संस्था एवं मौलिक इकाई के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की शक्तियाँ यानी टैक्सेशन की जो शक्तियाँ हैं वो होनी चाहिए।
और यदि पंचायती राज संस्थाएं भंग हो जाती हैं तो 6 माह के भीतर नए चुनाव कराए जाने चाहिए। कौन सा सही होगा यहाँ पे? तो बताइए। देखिए आसान है, यहाँ पे आपके 2 3 4 5 स्टेटमेंट चाहिए। पहला गलत है क्योंकि इन्होंने त्रिस्तरीय विभाजन को नहीं, द्विस्तरीय 2 टायर सिस्टम को बोला था इन्होंने, है ना, 2 टायर सिस्टम। तो ये याद रखना, बाकी सही है। अगला पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में भी आपको सही की पहचान करनी, कौन सा सही होगा। ग्राम पंचायत ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है, यानी ग्राम पंचायत स्मॉलेस्ट यूनिट है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र को कम से कम 5 और अधिक से अधिक 10 वार्डों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक निर्वाचित पंच और सरपंच होता है जो ग्राम का मुखिया है। पंचायत के गठन तथा चुनाव कराने का जो अधिकार है वो राज्यों को होता है। बताइए यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे 1 3 4 सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। क्यों? दूसरा क्यों गलत है भाई? क्योंकि देखिए जो ग्राम पंचायत का एरिया है वो मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 वार्ड में डिवाइड होता है ना। मिनिमम जो होता है वो 10 और मैक्सिमम 20। ठीक है, तो ये गलत है। अगला देख लेते हैं। आर्टिकल है 338 है बी। ठीक है, कौन सा सही है? नेशनल कमीशन फॉर SC ST और OBC। क्या ये सही मिलान कर रहे हैं? तो बिल्कुल सही है भाई, है ना, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं। 33 क्या कह रहा है आपको? राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, मतलब इनमें से आपको बताना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी। ठीक है, NIA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इलेक्शन कमीशन, UPSC, स्टेट PSC, फाइनेंस कमीशन और आपका GST। आसान है, हर कोई बता ले जाएगा। 3 4 5 6 7 है ना, 3 4 5 6 7, ये दोनों नहीं होंगे। चलो अगले में आपको गलत बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 कौन सा गलत होगा? तो ध्यान से स्टेटमेंट को थोड़ा पढ़िएगा। कह रहा है निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए ना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बहुत न्यूज़ में पूछा जा सकता है। 1950 से 15 अक्टूबर 1987 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता था जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी था। और 16 अक्टूबर 1989 को मतदान देने की न्यूनतम आयु को 21 से 18 कर दिया गया। और 1989 के बाद राष्ट्रपति ने निर्वाचन आयोग का जो कार्यभार है उसको कम करने के लिए 2 और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर दी। गलत बताओ भाई यहाँ पे कौन सा गलत है? ठीक है, तो देखो भाई सिंपल है, यहाँ पे अगर आप गलत देखोगे ये गलत है। 1950 से 1989 होना चाहिए था, है ना, 1989 तक, क्योंकि यहाँ देखो ना ये सही है। 1989 तक इलेक्शन कमीशन फंक्शन करता था एज अ 1 मेंबर बॉडी। बाद में जब आपका ये आ गया ना एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिससे वोटिंग एज को कम किया गया, तो इसका टेन्योर मतलब इसके मेंबर को बढ़ाया गया, यानी ये गलत है। ठीक, चलो अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसको पढ़िएगा, ध्यान से। संविधान के 14वें भाग में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्वतंत्रता और शक्तियों एवं कार्यों के अलावा इसके संगठन एवं सदस्यों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है? तो बहुत ही आसान है दोस्तों। भाग 14 315 में UPSC के बारे में दिया गया है, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। इसमें आपको गलत बताना है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत 2 शहरों मद्रास और बॉम्बे में गवर्नरों की परिषदें स्थापित की गई हैं। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, पटियाला के महाराजा सर नरेंद्र सिंह, बनारस के राजा देवनारायण सिंह, ग्वालियर के राजा दिनकर राव रघुनाथ को नवगठित विधानसभा परिषद में नियुक्त किया है। 1938 में सरदार पटेल द्वारा यह घोषणा की गई थी कि स्वतंत्र भारत का संविधान वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा, कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। यहाँ पे कौन सा गलत है भाई? तो यहाँ पे अगर आप पाएंगे C वाला, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1938 में पटेल द्वारा घोषणा नहीं की गई थी भाई, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाए थे पंडित नेहरू जी के द्वारा लाई गई थी। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 37, इसमें मैक्सिमम एज अपॉइंटमेंट की जो एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो कह रहा है 65 साल है। मैक्सिमम एज लिमिट अपॉइंटमेंट की UPSC के चेयरमैन 6 साल या 65 साल, यानी टेन्योर की बात कर रहा है भाई। हाई कोर्ट के लिए 62 साल। और मैक्सिमम एज लिमिट फॉर अपॉइंटमेंट और मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन 5 ईयर्स 62 ईयर्स। तो कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा ठीक है, चौथा गलत हो जाएगा, है ना। राज्य लोक सेवा आयोग का भी यहाँ पे क्या हो गया है? 6 वर्ष या 62 वर्ष। कितना हो गया? 6 वर्ष या 62 वर्ष हो गया। ठीक है, तो ये गलत है। 1 2 3 भाई सही हो जाएगा। चलो अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन 38, इसमें आपको गलत बताना है, कौन सा गलत होगा। भारत के संविधान के अनुसार अगर देखें तो एक राज्य का जो विधानसभा है उसमें कम से कम 60 से कम और 500 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए। कह रहे हैं स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है मिनिमम 60 विधायक, मैक्सिमम 500 विधायक।
और किसी राज्य की विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए उम्र, अगर आपको वहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनना है। और किसी भी राज्य के विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित किसी भी समस्या का जो समाधान है वो अंतिम अधिकार राज्यपाल के पास होता है ना, गवर्नर के पास फाइनल अथॉरिटी होती है डिस्क्वालीफाई करने की मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो मेरे भाई यहाँ कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। इसमें भी सही बताना है भाई ओथ के बारे में, कि जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं वो राष्ट्रपति के सामने ओथ लेते हैं या राष्ट्रपति जिसको कह देता है उसके सामने। सुप्रीम कोर्ट के जज ओथ लेते हैं प्रेसिडेंट के सामने या प्रेसिडेंट जिसको अपॉइंट कर दे उसके सामने। ऐसे विधायक ओथ लेते हैं गवर्नर के सामने या गवर्नर जिसको अपॉइंट कर दे। और हाई कोर्ट के जज ओथ लेते हैं प्रेसिडेंट के सामने या प्रेसिडेंट जिसको अपॉइंट कर दे। तो कौन सा सही होगा यहाँ पे बताइए ध्यान से, बहुत ही आसान था, 1 2 3 सही है। हाई कोर्ट के जज जो होते हैं वो गवर्नर के सामने जो है ओथ लेते हैं ना, किसके सामने? गवर्नर के सामने। चलो अगला देख लेते हैं, सही बताना भाई, इसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। राज्यसभा के जो उपसभापति हैं यानी जो डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा का, अपना त्यागपत्र सभापति को देंगे। विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को देगा। विधानसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा के अध्यक्ष को। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है, यानी जज जो होता है सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्र प्रेसिडेंट को देगा। और विधान परिषद का सभापति यानी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल अपना त्यागपत्र विधान परिषद के उपसभापति को देगा, यानी डिप्टी चेयरमैन को देगा। यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे दोस्त सारे सही हैं। चलो अगला देख लेते हैं भैया कौन सा गलत है। तो देख रहे हो आप कितना बढ़िया रिवीजन हो रहा है, बहुत बढ़िया। देखिए आप जब भी शुरुआत से तैयारी करो चीज़ें, मैं फिर से आपको क्रिस्टल क्लियर करूँ, टारगेट बनाया करो, है ना। अपनी कॉपी में एक डायरी बना लो, डेली टारगेट्स बनाओ कि यार मुझे डेली कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। लेट सपोज आपने हिस्ट्री उठाई, ज्योग्राफी उठाई, 2 जीएस के स्लॉट चलने चाहिए। एक चैप्टर हिस्ट्री का पढ़ा है ना, या आधा पढ़ा जितना पढ़ पाए। एक चैप्टर ज्योग्राफी का पढ़ा, जब तक ये खत्म ना हो दूसरा सब्जेक्ट नहीं उठेगा। ठीक है, इनको खत्म करा, फिर अपने टिक मारा कि हाँ ये हो गए। पहले इन 2 सब्जेक्ट को ऐसे खत्म करो। और करंट अफेयर्स को डेली पढ़ना है, डेली करंट अफेयर्स को 1 से 1.5 घंटा पढ़ना है ना। डेली करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो बोझ नहीं बनेगा, एक साथ निकालोगे भैया, है ना, कि जब एक साथ पढ़ेंगे एडमिट कार्ड आएगा तब करंट अफेयर्स पढ़ना चालू करेंगे, टेस्ट लगाएंगे, तो फिर समस्या होगी, है ना। डेली करने लगोगे तो चीज़ें फ़ायदेमंद करेंगे। और ऐसे ही टारगेट स्टडी करनी है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में पीसीएस की पूरी तैयारी आप कर सकते हैं, बीईओ की, आरओ की, हर एक एग्जाम को। चलो इसमें बताओ गलत कौन सा है। कह रहा भारतीय प्रशासनिक सुधार यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है उसने 2 स्पेशल अथॉरिटीज हैं इसमें, लोकपाल और लोकायुक्त, वर अपॉइंटेड टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सिटीजन, नागरिकों की समस्या समाधान करने के लिए बनाई थी। और लोकपाल, लोकायुक्त, इनकी उप लोकायुक्त, इसकी नियुक्ति से संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए गठित संतनाम आयोग द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना यानी सीबीआई की स्थापना की सिफारिश करी गई थी। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? कोई गलत नहीं होगा, ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 42 देख लेते हैं। यहाँ पे आपको सही की पहचान करनी। क्वेश्चन 42 में कौन सा सही होगा? राज्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राज्य के राज्यपालों द्वारा की जाती है और उन्हें केवल महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति और विधानसभा और विधान परिषद के लिए संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा चुनाव की अधिसूचना होती है। भारत का निर्वाचन आयोग भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? यहाँ पे आपका तीनों सही हो जाएंगे। चलिए फिर से 43 में आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें तो 28 सितंबर 1993 के तहत मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश के तहत अस्तित्व में आया, जिसे बाद में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1995 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। ठीक, और उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का जो कार्यकाल है वर्तमान में 8 वर्ष का है। और उत्तराखंड 1 नवंबर 2011 को लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य बना था। और 323 अनुच्छेद क्या कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को। तो बहुत ही आसानी से आप बता सकते हो यहाँ पे गलत जो है वो पहला है, क्योंकि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1995 में 1993 में ही इसको ला दिया गया था रिप्लेस करके। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये कब आया भाई? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। इस आयोग की स्थापना बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत मार्च 2007 में हुई। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। और अकॉर्डिंग टू द कमीशन लीगली अ चाइल्ड इज जनरली डिफाइंड अ पर्सन अंडर द एज ऑफ 18 ईयर। यानी इस आयोग के अनुसार अगर देखें कानूनी तौर पर एक बच्चे को आमतौर पर 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है। तो यहाँ पे भी कोई गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे।
चलो क्वेश्चन 45 पे ध्यान दो, सही कौन सा है। कह रहा टीटी कृष्णामाचारी हैज़ कंसीडर्ड इंडियाज इमरजेंसी प्रोविजन एज कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप, यानी आपातकालीन प्रावधानों को संवैधानिक तानाशाही बोला है टीटी कृष्णामाचारी ने। और हृदयनाथ कुंजरू ने इमरजेंसी प्रोविजन एज अ थ्रेट टू फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट, यानी आपातकालीन प्रावधानों को इन्होंने बोला है राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता के लिए खतरा। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर की बात करें, इन्होंने भारत के आपातकालीन प्रावधानों को संविधान की प्राणवायु बताया है। क्या बताया है? संविधान की प्राणवायु या लाइफ ब्लड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। महावीर त्यागी ने भारत के आपातकालीन प्रावधानों की तुलना सुरक्षा वॉल्व या आपके सेफ्टी वॉल से की है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो ठीक है, चारों स्टेटमेंट यहाँ पे आपके ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन 46 में आपसे सही पूछ लिया अगर फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फर्स्ट लोकपाल, फर्स्ट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और फर्स्ट कैबिनेट सेक्रेटरी, तो आपकी तोते उड़ जाने चाहिए, पर आप बता ले जाओगे अगर पढ़ा है। देखो पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? H.J. कानिया, ठीक है। फर्स्ट लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष, ये भी सही है। और अगर आपसे पूछ ले फर्स्ट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो आपको क्या बताना है? N. श्रीनिवास राव थे, है ना, ये थे N. श्रीनिवास राव। फर्स्ट कैबिनेट सेक्रेटरी N.R. पिल्लई थे। तो पहला दूसरा सिर्फ सही है। क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में सर्वाधिक राज्य आते हैं? है ना, गुवाहाटी, बॉम्बे, कलकत्ता, केरल। बहुत ही आसान है, आराम से आप बता सकते हो इसको। देखो गुवाहाटी में एक तो अरुणाचल आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश है, और असम है, असम भी आ जाएगा, नागालैंड आ जाएगा, मिज़ोरम आ जाएगा, है ना। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिज़ोरम। बॉम्बे में महाराष्ट्र आता है, गोवा है, दादर नगर हवेली, दमन दीव है। कलकत्ता की बात करें तो कलकत्ता में अंडमान निकोबार आ जाता है और केरल में लक्षद्वीप आ जाता है। तो यानी क्या हो जाना चाहिए भाई? गुवाहाटी हो जाएगा। चार चीज़ों को कवर कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिज़ोरम, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। 48 में भी सही बताना है आपको। कह रहे हैं तमिल लैंग्वेज जो है ये मेनली तमिलनाडु, पुडुचेरी में चलती है। तेलुगु तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में, मलयालम कर्नाटक में, कन्नड़ केरल में, बोडो लैंग्वेज असम और सिक्किम में। कौन सा सही है यहाँ पे? देखिए तमिल लैंग्वेज की अगर बात करें तमिलनाडु में हो गई, तेलुगु हो गई आपकी तेलंगाना आंध्र प्रदेश में, ये भी सही है। मलयालम आपकी कर्नाटक में नहीं चलती है, मलयालम आपकी चलती केरल में। कहाँ चलती है मलयालम? केरल में। कन्नड़ चलती है आपकी कर्नाटक में, कन्नड़ कहाँ चलती है? कर्नाटका में। और बोडो लैंग्वेज असम है, ठीक है, सिक्किम में नहीं चलती है, लेप्चा वगैरह ट्राइब वहाँ रहती हैं। बोडो में चलती है बोडो लैंग्वेज असम, और क्या बता रहा था मैं? वेस्ट बंगाल है, ठीक है, यहाँ चलेगी आपकी। यानी पहला दूसरा सिर्फ सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले में भी आपको सही बताना है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा यहाँ पे सही होगा। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, ये महाराष्ट्र में। अंग्रेजी और हिंदी विदेशी भाषा विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय तेलंगाना। कौन सा सही है यहाँ पे? पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। क्यों? अंग्रेजी और विदेशी शास्त्रीय राष्ट्रीय संस्कृत भाषा की बात करें अगर, तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी? हैदराबाद तेलंगाना में, है ना, हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है। मतलब ऑप्शन बी बस गलत है यहाँ, बाकी 1, 3, 4 ठीक हो जाएगा। उत्तर पूर्वी परिषद का मुख्यालय कहाँ पे? हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का हेडक्वार्टर इनमें से कहाँ पे होगा ये बताइए? तो बहुत ही आसान, शिलोंग में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? शिलोंग में। अब इसमें भी देखिए आपको सही बताना है, ठीक है, कौन सा सही होगा। कह रहा वंशधारा जो वाटर डिस्प्यूट है या वंशधारा जल विवाद है, ये इसका गठन 2010 में हुआ था, और ये जल विवाद न्यायाधिकरण ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच था। महादायी जल विवाद, इसका गठन 2010 में हुआ, ये गोवा, केरल और महाराष्ट्र के बीच था, कह रहे हैं। और महानदी जल विवाद ये 2018 में बना, ये था उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच। ध्यान से एक बार देखिए और सोचिए, है ना, थोड़ा सा तर्क भी लगाया करिए। यहाँ पे आपका पहला और तीसरा सही है, दूसरा वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि महादायी जल विवाद बना तो 2010 में, ठीक है, पर इसका जो विवाद चल रहा था ये गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र के बीच में था। गोवा, महाराष्ट्र, ठीक है, या केरल की जगह क्या होना चाहिए था? कर्नाटक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52। दोस्तों देखिए, भले आप इसको पूरा ना देखें, आप 20-20 सवाल देखें, 20-20 सवाल, है ना, 15-15 सवाल, पर लर्न होना चाहिए, है ना। पूरा देख लिया, फिर एक बार रिवीजन करा। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ का। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी ऐसा दिमाग नहीं है जिसको एक बार में पढ़ के चीज़ें याद हो जाएं, है ना। तो उसको बार बार आप अभ्यास करेंगे तो जीवन भर की बुकिंग हो जाएगी उसकी, ठीक है। चलो, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार के संबंध में गलत चीज़ बतानी है। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट गलत है भाई? जवाहरलाल नेहरू, पटेल जी, राजेंद्र प्रसाद जी और
चौनमथाई, इनके बीच में आपको बताना है कि कौन सा विभाग सही है, ठीक है, मतलब गलत मैच कर रहा है। तो देखिए वर्क, माइन और एनर्जी, कार्य, खान और जो ऊर्जा मंत्रालय था ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास नहीं था, ये था CH बाबा, होमी जे बाबा आप जिनको कहते हो, CH बाबा, ठीक है, इनके पास था ये। और बाकी राष्ट्रमंडल संबंध, गृह सूचना, और ये बिल्कुल सही मैच कर रहा है। तो एक बार इंतरिम गवर्नमेंट के मिनिस्टर जरूर देख लेना, इनसे सवाल बन जाता है। फिर वर्ष 1947 में गठित जो स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल था, फर्स्ट कैबिनेट जो था, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ वर्क, माइन एंड एनर्जी यानी कार्य, खान और ऊर्जा मंत्रालय कौन देख रहा था? तो मैंने अभी आपको बताया कि वही है। सोचिए, इसको कंफ्यूज हो रहे होगे, नहीं, अंतरिम गवर्नमेंट में ये CH बाबा के पास था, पर जब स्वतंत्र कैबिनेट बनी तो VN गैडगिल जी को ही दिया गया। किसको दिया गया? VN गैडगिल को, ठीक है, याद रखेंगे, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए इसमें। आगे बढ़ते हैं। भारतीय गणराज्य के वरीयता क्रम अगर देखें, जो हायरार्की है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की, उसमें कौन पहले पे आता है ना? प्रथम स्थान पर कौन आएगा? सुप्रीम कोर्ट के जज, भारत रत्न अवॉर्डी, UPSC के चेयरमैन या कैग में? तो आसान भी है, बता सकते हो, भारत रत्न अवॉर्डी जो है ये थोड़ा हायरार्की में ऊपर आ जाएंगे, भारत रत्न से जो सम्मानित होती है। क्योंकि देखिए अगर आप देखेंगे सबसे पहले अगर ऑर्डर देखेंगे तो प्रेसिडेंट का आता है, तो इनमें भारत रत्न जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज से ऊपर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, अब आपको कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में बताना कौन कौन से इसमें शामिल है। फॉरेस्ट, इकोनॉमिक, सोशल प्लानिंग, पॉपुलेशन कंट्रोल, प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी ऑफ एनिमल, लोकल गवर्नमेंट और पब्लिक ऑर्डर। तो बहुत ही आसान है, देखिए 1 2 3 4 इसका सही है। लोकल गवर्नमेंट और पब्लिक ऑर्डर की अगर बात करें, है ना, लोक व्यवस्था है और स्थानीय शासन है, ये राज्य सूची का विषय है या स्टेट गवर्नमेंट का विषय, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान द्वारा भारत के संविधान में कौन सी विशेषताएं दी गई हैं भाई, है ना, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इनकॉर्पोरेटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया बाय साउथ अफ्रीका। क्या क्या लिया इनमें से? बहुत ही आसान है ये, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये हमने कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से, ठीक। और आपातकालीन उपबंध की अगर बात करें या इमरजेंसी प्रोविजंस की अगर बात कर लें, ये दोनों ये हमने कहाँ से लिए? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, है ना, उससे प्रेरित है, यानी 1 और 2 सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। आयरलैंड के संविधान से, US के संविधान से, कनाडा और रूस, इनके संविधान से जो लिया है, क्या ये सही मैच कर रहा है? यानी DPSP कह रहा है कि आयरलैंड से लिया है, फंडामेंटल राइट क्या US से लिया है, और कनाडा से हमने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यानी जो न्यायपालिका का जो स्वतंत्रता है वो हमने कनाडा से लिया है, और राष्ट्रपति का महाभियोग रूस से। ये दोनों गलत हैं, पहला दूसरा इसमें सिर्फ सही हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों अगर पूछे लिए किससे हैं, तो ये दोनों भी हमने US से लिए, ठीक है। चलिए अगला 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे बेस्ड सवाल है। 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2023 लोकसभा, प्रत्येक राज्य की विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए कितने वर्षों के लिए कुल सीटों में 1/3 सीट का आरक्षण दे रहा है ना, जिसको नारी बंधन एक्ट कहा गया है। तो कितने वर्षों के लिए देगा भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बार पूछा जा सकता है। तो 15 वर्षों के लिए, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें कौन सा सही होगा क्वेश्चन 59 में। तो सबसे पहले कह रहा है 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 के तहत लोकसभा और राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त हो गया है। भारत के अनुच्छेद 331 के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए नामित किया जा सकता है। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया, और 86 संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा नए अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया है। तो ये बहुत ही आसान है, 1 2 3 सही है। अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से, तो 1 2 3 सही है सर, ठीक है। 59 का क्या हो जाएगा आपका? B हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में आपको गलत की पहचान करनी, कौन सा गलत है। 74 संविधान संशोधन 1992 के तहत शहरी स्थानीय निकायों को यानी अर्बन लोकल बॉडीज़ को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा दिया गया, और 42 संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के अंतर्गत मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार यानी जो राइट टू प्रॉपर्टी उसको समाप्त कर दिया गया। तो गलत कौन सा है यहाँ पे आपको गलत कौन सा दिखेगा? गलत आपको दिखेगा B वाला, क्योंकि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात करें अगर 1976 अनुच्छेद 20-21 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता, ये गलत है। इसको हमने जोड़ा है कब? 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 से। अब आपके मन में सवाल आएगा सर यहाँ 1993 होना चाहिए अगर वो दिया होगा, या 92 में, तो आप पहले 92 चुनोगे। अगर 93 भी है ऑप्शन तो उसको भी ठीक ही माना जाएगा, लागू तभी से हो गई, है ना। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 61।
कह रहा भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्यों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था। निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश को भाग घ के अंतर्गत रखा गया? पार्ट डी में किसको रखा गया था? इनमें से क्या होना चाहिए था? तो अंडमान निकोबार हो जाएगा यहाँ पे। अब इसमें आपको गलत पहचानना है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। कौन सा गलत है? सुप्रीम कोर्ट हैड रूल दैट द पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट लाइज विद इन द पार्लियामेंट टू पावर अमेंड अंडर आर्टिकल 360। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि मौलिक अधिकारों में भी संशोधन करने की शक्ति अनुच्छेद 368 में संसद के पास है। और 24 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1971, उसमें अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया और घोषित किया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद के पास मौलिक अधिकारों को सीमित करने या किसी भी मौलिक अधिकार को वापस लेने की भी शक्ति है। 1967 के गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रतिक्रिया में संसद ने 1971 में 24वां संशोधन अधिनियम पारित किया। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? तो यहाँ पे भी गलत कोई नहीं है, तीनों बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। यहाँ पे भी आपको इनकरेक्ट की पहचान करनी होगी। कह रहा है स्टॉक एक्सचेंज, डाकघर, बचत बैंक तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य संघ सूची के विषय हैं। यानी स्टॉक एक्सचेंज है और पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, इन सब की बात कर रहा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246 भारतीय संसद और राज्य विधानमंडल के बीच कराधान सहित विधायी शक्तियों को वितरित करता है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं को प्रावधान देता है। 6th शेड्यूल में कह रहा है कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम राज्य को छोड़कर अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान है। तो ध्यान से फिर से पढ़िए, है ना, कौन सा यहाँ गलत है? तो यहाँ पे पहला वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सभी जो है राज्य सूची का विषय है ना। स्टॉक एक्सचेंज, डाकघर, बचत खाता, सार्वजनिक स्वास्थ्य वगैरह, ये आपको किस में मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे राज्य सूची में, ठीक है। मतलब राज्य सूची में क्या मिलेगा? एक सेकेंड, मतलब ये जो दो हैं, स्टॉक एक्सचेंज और पोस्ट ऑफिस वाला मामला, ये तो आपका मिल जाएगा यूनियन लिस्ट में। एक सेकेंड, कन्फ्यूजन ना हो आपको, यूनियन लिस्ट में हो जाएगा ये। और सिर्फ पब्लिक हेल्थ की अगर बात करेगा तो ये स्टेट लिस्ट में है ना, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये स्टेट लिस्ट में है, ये दो आपकी यूनियन लिस्ट में, ठीक है। चलो 64 देख लेते हैं। 64 में आपको सही की पहचान करनी, कौन सा सही है? अनुच्छेद 1 में दिया है इंडिया दैट इज़ भारत, यानी भारत अर्थात इंडिया एक राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया है। और 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता को जोड़ा, सोशलिस्ट, सेक्युलर इंटीग्रिटी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र या आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। तो यहाँ पे सही की बात करें अगर, तो कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे सही हो जाएगा 1, 2, 3। चौथा गलत है। आइडेंटिटी कार्ड वाली जो स्टेटमेंट है ये किसके द्वारा दी गई है? ये दी गई है आपके AN पालखी वाला के द्वारा। किसके द्वारा? AN पालखी वाला। नाम लिख दूँ क्या? NA पालखी वाला, AN कह रहा हूँ, NA पालखी वाला के द्वारा दी गई है, ठीक है। अरे यार लो लिख ही देता हूँ, NA पालखी वाला, याद ही होगा यार आप लोगों को, तो इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, नहीं याद है तो याद करना भूलना नहीं। 65 देखते हैं, इसमें भी आपको सही बताना है। जून 1948 में भारत सरकार ने SK धार की अध्यक्षता में एक भाषाई प्रांत आयोग यानी लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन इस्टेब्लिश करा था। इस आयोग ने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस आयोग ने भाषाई आधार के बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की। कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आपके तीनों सही हैं इसमें, ठीक है। चलो क्वेश्चन 66 पे आते हैं। यहाँ पे आपको गलत की पहचान करनी, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। कौन सा गलत है? कह रहा है लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी जो है यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो दिसंबर 1948 में एक भाषाई प्रांतीय समिति गठन किया, उसमें कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अम्बेडकर। इस समिति ने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी और भाषा के आधार पर जो है खारिज कर दिया इसको, पुनर्गठन को। अक्टूबर 1953 में पहला राज्य बना भाषा के आधार पर, कौन? आंध्र प्रदेश। कौन सा सही गलत पूछ रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, कौन सा गलत है भाई? बहुत आसान था, आपको पता होगा भाई, जो कमेटी बनी थी 1948 में, JVP कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पत्ताभाई सीतारामैया थे इसमें, तो ये गलत हो जाएगा JVP कमेटी में, ठीक है। चलो अगला पूछ रहा है, इसमें से भी इनकरेक्ट बता दो भाई, कौन सा गलत होगा, कौन सा गलत है बताइए। जैसे 41 संशोधन जो हुआ 1976 में, इसके द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग, इसके सदस्यों की जो आयु सीमा 60 से 62 करी गई। और 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में करा गया। 31 संशोधन अधिनियम 1972 द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से 545 करी गई। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 68 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस देश का संविधान तैयार करने में सबसे कम वर्ष लगा है, सबसे कम समय? कनाडा, US, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। किसको बनाने में सबसे कम समय लगा है? तो इनमें से अगर आपको पता होगा दोस्तों, USA जो है
इसको बनाने में सबसे कम समय लगा, लगभग ये मानिए आप 4 महीने से भी कम, है ना, 4 महीने से भी कम वर्ष लगा है। ऑस्ट्रेलिया को सबसे ज़्यादा कह सकते हो 9 साल लगा है। भारत को तो याद ही होगा 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है। चलो, 92 संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है ना। तो 8th शेड्यूल में 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 से किन भाषाओं को जोड़ा गया है। तो BDMS याद होगा आपको, बोडो डोगरी मैथिली संतली, है ना, बोडो डोगरी मैथिली संतली, इनको 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 से जोड़ा है हमने। और एक और है कोंकणी मणिपुरी नेपाली, इसको 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से जोड़ा है। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन 70, इसमें भी आपको इनकरेक्ट बताना है। लोकसभा अध्यक्ष के पास यह निर्धारित करने का अंतिम अधिकार है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, जैसा कि अनुच्छेद 110 क्लॉज 3 में है। और 1786 के संशोधन अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी 1967 को गोलकनाथ केस में अपने फैसले में कहा है कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति का इस्तेमाल मौलिक अधिकारों को कम करने के लिए नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे कौन सा सही है, मतलब गलत तो कोई नहीं है, तीनों ही सही हो जाएंगे ना। चलो क्वेश्चन 71 देख लेते हैं दोस्तों। इसमें भी आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा ध्यान से देखिए और सॉल्व करिए। क्यों कह रहा संविधान जो है नागरिक शब्द को परिभाषित नहीं करता है, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द वर्ड सिटीजन। लेकिन भारतीय संविधान का जो भाग 2 है ना, जिसमें नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के बारे में दिया है। 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ था। पीपल्स वॉर ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन की स्थापना 22 अप्रैल 1980 को आंध्र प्रदेश में कोंडापल्ली सीतारामैया नामक एक नक्सली नेता ने की थी। और 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2014 कह रहा अधिनियमित किया ताकि भारत द्वारा और बांग्लादेश जो है इनमें हस्तांतरित हो सके जो भी अधिग्रहित जगहें थी, लैंड जो थी, उनका एक्सचेंज के लिए। तो बहुत ही आसान है, 1, 2, 3 सही है, 4th स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 में आया था, मोदी सरकार लाई थी इसको। 72 देखते हैं, आर्टिकल 3 कैन नॉट ऑथराइज द पार्लियामेंट। इनमें से आर्टिकल 3 या अनुच्छेद 3 संसद को किसके लिए अधिकृत नहीं करता है। सबसे पहले एक राज्य अपने क्षेत्र को अलग करके 2 या 2 से अधिक राज्यों या राज्यों के हिस्सों को मिलाकर किसी क्षेत्र को दूसरे राज्य के एक हिस्से के साथ मिलाकर नया राज्य बना सकता है, क्षेत्रफल बढ़ा घटा सकता है, सीमाओं को बदल सकता है, नए राज्य को भारत में संघ में शामिल कर सकता है। तो बहुत ही आसान था, ये गलत हो जाएगा, ये तो अंडर आर्टिकल 2 होता है, नए राज्यों का जो गठन है शामिल करना 2 में। चलो क्वेश्चन 73, इसको ध्यान से पढ़ के आपको सही स्टेटमेंट बतानी होगी, यहाँ पे कौन सा यहाँ पे सही होगा। 19 फरवरी 2004 को लागू हुए संविधान ने 89 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 338A के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की। यानी जो अनुच्छेद 338A है ये 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आया है। और इस आयोग में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष और 3 अदर सदस्य होते हैं। इस आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्यों की सेवा शर्तों और कार्यकाल भी राष्ट्रपति ही निर्धारित करता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे भी आपके चारों स्टेटमेंट ठीक है, कोई गलत नहीं होगा। चलो क्वेश्चन 74 पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको करेक्ट बताना होगा। जिला न्यायालयों की नियुक्ति, पदस्थापन और पदोन्नति राज्यों के उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा की जाती है। यानी अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आर परफॉर्म्ड बाय द सीनियर मोस्ट जज ऑफ हाई कोर्ट। जिस व्यक्ति को जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है उसे केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति को जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है उसके पास अधिवक्ता के रूप में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और जिस व्यक्ति को जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है उसकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा सिफारिश की जानी चाहिए। तो कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे आप देखेंगे 2, 3, 4 सही है, पहला गलत हो जाएगा क्योंकि इसकी नियुक्ति जो है जिला न्यायालयों की जो जज वगैरह होते हैं वो राज्यपाल करता है ना, गवर्नर करेगा या राज्यपाल करेगा। चलिए अगला देख लेते हैं, इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। कह रहे हैं एन इन्फोर्समेंट यूनिट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑन 1 मई 1956 टू डील विद वायलेशन ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल लॉज, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत। यानी विदेशी मुद्रा अधिनियम 1947 के अंतर्गत विनिमय नियंत्रण कानून के उल्लंघनों से निपटने के लिए इसको बनाया गया था 1956 में। और 1957 में इस इकाई का नाम बदल के प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी करा गया है। आप तो देख ही रहो कितना न्यूज़ में रहती है। वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का हिस्सा है। और प्रवर्तन निदेशालय को 2 विशेष वित्तीय कानूनों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम और धन
शोधन निवारण अधिनियम 2005 के प्रावधान को लागू करने को कार्य सौंपा गया है। कौन सा गलत है? जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगी, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है 2005 नहीं, ये 2002 का है। ठीक है, बस ये गलत है, बाकी ठीक था। अगले में भी आपको देखिए सही बताना है, ठीक है, कौन सा सही है। आर्टिकल्स हैं, काफ़ी सारे रिवीजन हो जाएंगे आपके, 156, 57, 58, 59, 60, 61, ठीक है। यानी 156 में कह रहा है राज्यपाल का जो कार्यकाल है टर्म दिया है, और 157 में उसकी क्वालिफिकेशन दी है, कंडीशन दी है, शर्त दी है उसके पद पे रहने की, पार्डनिंग पावर 159 में क्षमा करने की शक्ति, और कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन, और 161 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। कौन सा यहाँ पे सही है? तो गवर्नर के आपके सारे आर्टिकल रिवीजन हो जाएंगे। देखिए तो 1, 2, 3, 5 सही है, एक तो 1, 2, 3, 5 सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गवर्नर की अगर पार्डनिंग पावर की बात करें हम लोग तो वो 161 में दिया हुआ है, 161 में, और गवर्नमेंट की ओथ की बात करें अगर तो वो 159 में दिया हुआ है। ओथ किस में? 159 में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा करेक्शन आपको करना होगा। चलो अगला देख लेते हैं, चूज द इनकरेक्ट। इसमें आपको गलत की पहचान करनी होगी। 124A नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी एनजैक जो आया था, 143 संसद का सचिवालय, 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, 110 डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। कौन सा इसमें से गलत मैच कर रहा है ये बताना है। तो आसान है, 143 में प्रेसिडेंट की पावर दी है सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेने की, है ना। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, है ना। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, एडवाइस जिसमें सुप्रीम कोर्ट देता है प्रेसिडेंट को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल। 78 में आपको गलत की पहचान करनी है। कौन सा यहाँ गलत होगा? कह रहा जब कोई सांसद बिना बताए अगर 60 दिनों तक संसद से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाती है। और अनुच्छेद 118 क्लॉज 4 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। और अनुच्छेद यानी आपका आर्टिकल 105 संसद के सदनों और उनके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेष अधिकार और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है, यानी पावर, प्रिविलेज और इम्यूनिटीज जो मिलती हैं अंडर आर्टिकल 105। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो मेरे भाई कोई गलती नहीं होगा, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 79 पे आ जाते हैं। करेक्ट बताना होगा यहाँ पे कौन सा सही होगा आपका आर्टिकल 79 के बारे में। आर्टिकल 79 कह रहा है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति, 2 सदन होंगे जिन्हें राज्यसभा और लोकसभा कहा जाएगा। संविधान के 5वें भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के गठन, संरचना और इन सब के बारे में बताता है, यानी पावर, प्रिविलेज, इम्यूनिटीज़ के बारे में। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि लोकसभा समग्र रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो यहाँ पे कौन सा सही है मेरे भाई? तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे दोस्त तीनों सही है। अगले पे आते हैं, बिना टाइम बर्बाद करें। इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी है। कौन सा यहाँ पे गलत होगा? कह रहे हैं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति की कार्रवाई में मध्यस्थता करते हैं और इस प्रकार वे समिति के मित्र और मार्गदर्शक भी हैं। भाई भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन की प्राप्ति और जारी करने पर नियंत्रण रखता है, लेकिन इसका लेखा परीक्षा नहीं करते हैं, है ना। यानी कैट जो है वो क्या करता है? कंट्रोल करता है रिसीट एंड इश्यूज ऑफ पब्लिक मनी बट डज नॉट ऑडिट इट। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 क्लॉज 3 के अनुसार संसद को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार भी है। तो गलत कौन सा है भाई? बहुत ही आसान है भाई, ये ऑडिट ही तो उसका मेन काम है भाई, ठीक है। फिर से इसमें गलत पहचानना है। 81 में आपको कौन सा गलत दिख रहा है, इसको थोड़ा सा देख लो। राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है, लेकिन वह उच्च सदन का सदस्य नहीं होता है भाई, यानी वाइस प्रेसिडेंट कह रहा है प्रिसाइड तो कर रहा है राज्यसभा को, पर वो उसका मेंबर नहीं है। और अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो एकल संक्रमति मत यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट उसके द्वारा होता है, और संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलाकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर उपराष्ट्रपति का पद सृजित किया गया है। कौन सा गलत है? तो गलत तो कोई नहीं है, तीनों बिल्कुल सही है। दोस्तों फिर से बता दूं आपको, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे, किस पे? ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे 99 का यूपी पीसीएस का पूरा प्रैक्टिस बैच लॉन्च हो चुका है, उसको जरूर जाके देख लीजिए। जैसे ही ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करेंगे, टेस्ट सीरीज कोर्स पे या ऑप्शन बन के आ रहा होगा उस पर टिक करोगे, आ जाएगा वो, ठीक है। ज्ञान सर डिस्काउंट कोड लगा लेना, बहुत बढ़िया पूरे साल के करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस लाइव रैंकिंग के साथ, है ना। टाइमर भी चलेगा, अपना रैंकिंग भी देखो कितनी रैंक आ रही है, PYQ की प्रैक्टिस,
और 20 टेस्ट उसमें हम प्रैक्टिस कराएंगे आपको, है ना। यूपी जीके के भी टेस्ट होंगे, सब्जेक्ट वाइज भी होंगे, फुल लेंथ भी होंगे। तो जाइए यार, मज़ा करिए। 99 में खोल दिया एकदम, मचा दो एकदम हाहाकार, रगड़ के प्रैक्टिस कर डालो। चलो क्वेश्चन 82 देख लेते हैं। इसमें आपको सही बताना है कौन सा सही होगा। सबसे पहले कह रहे हैं भारतीय संविधान के भाग है, भाग 8 नौखा और भाग 17 और भाग 4 है, ठीक है। तो भाग 8 यूनियन टेरिटरी, 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी, भाग 17 इमरजेंसी प्रोविजन, 4 है फंडामेंटल ड्यूटी। तो यहाँ पे देखिए 1 2 4 सही हो जाएगा, पहला दूसरा चौथा। क्यों? इमरजेंसी प्रोविजन यार आप सभी को पता होगा, भाग किस में दिया, 18 में दिया, बेहद इंपॉर्टेंट है इमरजेंसी प्रोविजन भाग 18 में। 17 में लैंग्वेज से रिलेटेड चीज़ें दी हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, राजकीय या राजभाषा कह सकते हो, लैंग्वेज। अगला कह रहा है इसमें सही बताओ 83 में कौन सा सही होगा, ध्यान से थोड़ा सा देख लो। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति चुना। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अपना अंतिम सत्र आयोजित किया। कौन सा सही है यहाँ पे? चारों सही हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो 84 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं? तो साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी द्वारा किन किन प्रावधानों को हम बदल सकते हैं ये बताना है आपको। राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण यानी एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, कोरम इन पार्लियामेंट यानी संसद में गण पूर्ति, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, संघ एवं राज्यों की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट। तो सिंपल है, आसान था, 1 2 3 कर सकते हैं। इसके लिए तो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी क्योंकि रिलेशन बदल रहे हैं हम, ठीक है, और कंसेंट भी चाहिए होगी भाई। चलो 85 में आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे गलत होगा भाई। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 2011 में राम जेठमलानी मामले के तहत अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को मौलिक संरचना के तत्वों के रूप में घोषित किया है। यानी सुप्रीम कोर्ट अंडर द आर्टिकल 32 एज एन एलिमेंट ऑफ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर अंडर द राम जेठमलानी केस। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2002 के ऑल इंडिया जज एसोसिएशन केस के तहत स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली को मौलिक संरचना के रूप में भी घोषित किया है। और सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 के एल चंद्र कुमार केस के तहत अनुच्छेद 226 और 27 के तहत उच्च न्यायालयों की शक्तियों को मौलिक संरचना के तत्वों के रूप में घोषित किया है। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा? गलत कोई नहीं होगा, तीनों सही है, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? ये तो यार आप सभी को पता होगा। प्रेसिडेंट इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, ये आपको बताना है। सबसे पहले कह रहे हैं संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य यानी नॉमिनेटेड मेंबर, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ बोथ नॉमिनेटेड इलेक्टेड ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी ये राज्य विधान परिषद जो है उसके चाहे मनोनीत निर्वाचित सदस्य दोनों। तो बहुत ही आसान था, देखिए इनमें से सिर्फ और सिर्फ विधायक जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड वाले, है ना, मतलब मेंबर हो वो लेंगे भाग, है ना, ठीक है, निर्वाचित सदस्य इलेक्टेड मेंबर। गलत पूछ रहा है, कौन सा गलत होगा 87 में? राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव सीधे लोगों द्वारा नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलाकर बने निर्वाचक मंडल से होता है और उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदनों दोनों सदनों को शामिल किया जाता है। देखिए ये सवाल पूछ सकता है क्योंकि उपराष्ट्रपति ने अभी हाल ही में रेजिग्नेशन भी दिया है, तो आपसे पूछ सकता है। कोई गलत नहीं, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे, याद भी रखिएगा। फिर आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात कर रहा है। इसके तहत क्या पूछ रहा है आपसे कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया और उसकी सहायता के लिए कितने सदस्यों की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल या कार्यकारी परिषद बनाई थी? तो 4 सदस्यों की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल या कार्यकारी परिषद बनाई थी हमने, ठीक है। इसके बाद इसमें सही पूछ रहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा सही होगा? 1781 का जो संशोधन अधिनियम है उसके अंतर्गत कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रखा गया है। भारत की संचित निधि से धन की निकासी के लिए भारत की संसद की स्वीकृति अनिवार्य है और संघीय बजट की तैयारी करने और उसे संसद में पेश करने के लिए वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 90 देख लेते हैं। यहाँ पे भी आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे सही होगा। लोक लेखा समिति द्वारा तैयार जो रिपोर्ट होती है उसको लोकसभा के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, जो भी पब्लिक अकाउंट कमेटी प्रेजेंट करती है स्पीकर को वो रिपोर्ट। और लोक लेखा समिति यानी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष है, चेयरमैन है, उसकी नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष करता है। राज्यपाल द्वारा विशेष अभिभाषण जो है यानी स्पेशल एड्रेस जो है वो अनुच्छेद 165 में दिया हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे कौन सा सही होगा?
पहला और दूसरा सही हो जाएगा, क्योंकि अगर बात करें विशेष अभिभाषण की राज्यपाल की तो वो अनुच्छेद 176 में दिया है। किस में दिया है? अनुच्छेद 176 में दिया है, स्पेशल एड्रेस ऑफ गवर्नर। और ऐसे ही स्पेशल एड्रेस राष्ट्रपति का अगर पूछेगा तो अनुच्छेद 87 में दिया है, ठीक है, राष्ट्रपति का पूछेगा। चलो अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से विषय राज्य सूची या स्टेट लिस्ट में आते हैं? इनमें से स्वच्छता, कृषि, सिंचाई, वन, परिवार कल्याण। स्टेट लिस्ट में कौन कौन से आ जाएंगे भाई? तो स्टेट लिस्ट में एक तो भाई स्वच्छता, हेल्थ आ जाती है, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, इरिगेशन भी है, फॉरेस्ट अगर आपको पता हो, या जिसकी हम बात करते हैं हिंदी में कहें तो वन, ये कंकरेंट लिस्ट में है, ठीक है। और फैमिली वेलफेयर या परिवार कल्याण ये भी समवर्ती सूची है कंकरेंट में, ठीक है। 1 2 3 हो जाएगा। इसके बाद इसमें भी आपको सही की पहचान करनी, कौन सा सही होगा। भारत के संविधान ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को देश के मौलिक शासी दस्तावेज के रूप में प्रतिस्थापित किया है। 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत पहली बार ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में हस्तक्षेप किया है। तो यहाँ पे कौन सा सही? तो यहाँ पे आप पाएंगे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। चलो 93 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम के अंतर्गत भारत पर व्यापार का एक अधिकार अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था? किस चार्टर एक्ट से ट्रेड मोनोपोली को बढ़ा दिया गया था अगले 20 साल के लिए? तो बढ़ा दिया था चार्टर एक्ट 1793 में ना, याद रखिएगा। चलो क्वेश्चन 94 में आपको सही की पहचान करनी, कौन सा सही है। लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से 1813 के चार्टर एक्ट था, उसके द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति मिली। और 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन 95 देख लेते हैं, किस अधिनियम के माध्यम से प्रेसिडेंसी, निगम, वाणिज्य मंडल, विश्वविद्यालय और जमींदारों के अलग अलग प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान करा गया था? है ना, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोविजन वॉज मेड फॉर सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज एंड लैंडलॉर्ड्स। तो ये करा गया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के द्वारा, ठीक है। चलो अगले में भी इनकरेक्ट की बात कर रहा है, कौन सा गलत होगा। भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा निर्वाचन पद्धति को पेश किया गया, यानी इलेक्शन सिस्टम को। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। और संविधान सभा की जो कुल सदस्य हैं 389 है। कितने हैं? 389। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? कोई गलत नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। चलो क्वेश्चन 97 में आपको सही बताना है, यहाँ पे सही कौन सा होगा, ध्यान से देखिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान था, जिसमें प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल किया जाना था। भारत शासन अधिनियम 1935 ने केंद्र में द्वैध शासन को अपनाने का प्रावधान किया। और भारत शासन अधिनियम 1935 ने मताधिकार का विस्तार किया। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं, क्या कह रहा है भाई। सबसे बुजुर्ग सदस्य जैसे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको निम्नलिखित में से किस प्रथा का पालन करते हुए विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था? टेम्परेरी प्रेसिडेंट। तो ये फ्रेंच में प्रैक्टिस चलती है, जो सबसे बुजुर्ग उसको बना दो, फिर भाई परमानेंट चुन लो, है ना, ये फ्रेंच प्रैक्टिस थी। चलो अगला देख लेते हैं, इसमें भी ध्यान से देखिएगा, सही बताना है कौन सा है। 13 दिसंबर 1946 को भीमराव अंबेडकर ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था। बेनेगल नरसिंह राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार यानी BN राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर चुना था। और संविधान को लागू करा, मतलब लोगों द्वारा अंगीकृत यानी अडॉप्ट करा गया 26 नवंबर 1949 को, लागू करा 26 जनवरी 1950 को। तो बहुत ज़्यादा आसान है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है पंडित नेहरू जी ने पास करा था 13 दिसंबर 1946 को। तो ये गलत है, बाकी 2 3 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाना चाहिए। चलो 100 देख लेते हैं भाई। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने संविधान सभा की किस लघु समिति की अध्यक्षता की थी? तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर किस माइनर कमेटी के चेयरमैन थे? तो ये थे आपके क्रेडेंशियल कमेटी या प्रत्यायक समिति, ठीक है। तो ये था आपका शानदार 100 प्रश्नों का टेस्ट। तो ऐसे ही हमारे प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन करके भी आप पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, या ज्ञान सर एजुकेशन ऐप करो डाउनलोड ना, उस पर ही जाके ले लो, ठीक है।